नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। सबसे पहले बात एक बड़ी खबर की करेंगे। राजनाथ सिंह गृह मंत्री हैं देश के, और उन्होंने पृथला घटना पर दुख जताई व्यक्त किया, चिंता व्यक्त की है, और साथ ही साथ गृह मंत्री ने सीएम खट्टर से इस पूरे मसले पर बात की है। पृथला घटना पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चिंता व्यक्त की है, और आपको बताएं कि सीएम मनोहर लाल खट्टर से उन्होंने बातचीत भी की है। आपको बता दें कि पृथला में एक दलित परिवार को जिंदा जलाया गया है। 4 लोग थे इस घटना में जब वो घर में आग लगाई गई, और उनमें से 2 बच्चों की मौत हो गई। 2 लोग जो हैं वो इस वक्त भी सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। अनिल मोर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अनिल, क्या बातचीत हुई राजनाथ सिंह में और सीएम मनोहर लाल खट्टर में? अनिल, सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है हमारा संपर्क टूट गया। प्रदीप नरूला जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। प्रदीप जी, एक बात बताइए कि अब इस घटना के बाद क्या इस घटना को एक और मिर्चपुर की संज्ञा अगर दी जाए तो क्या ये गलत होगा या अतिशयोक्ति होगी? गौरव, सबसे पहले ये है कि दोनों घटनाओं को समझना होगा। जी। मिर्चपुर की घटना एक सामूहिक सामाजिक हम्म इस तरह का हम्म दुर्भाग्यपूर्ण घटना हम्म कहूंगा हम्म कि वो था। हम्म और अभी इस घटना की पूरी पुष्टि नहीं हुई है कि इन घटना के पीछे कारण कौन थे। हम्म क्या वही परिवेश था जो मिर्चपुर में हुआ, या उनसे कुछ अलग हट के व्यक्तिगत रंजिश थी। दरअसल प्रदीप जी, एक बात जो निकलकर सामने आई, पिछले 1 साल से ये रंजिश थी, और 1 साल पहले भी इस तरह की घटना वहां हुई थी जी। दलितों के बीच में और दबंगों के बीच में। ये बताया जाता है कि 1 साल पहले भी हुआ था, और उस वक्त से ही पुलिस वालों को वहां तैनात किया गया था। पुलिस वालों की ड्यूटी थी। उसके बावजूद अगर हम इसको देखें तो इसका एक पहलू ये भी है कि क्या ये पुलिसिया लापरवाही नहीं है जब पुलिस वालों को वहां असाइन किया गया है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वहां तनाव की स्थिति थी? देखिए गौरव, जहाँ जहाँ भी इस तरह की घटनाएं या दुर्घटनाएं होती हैं, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर तो वहाँ होता ही है। घटना कोई भी हो, एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर तो एक बहुत मुख्य बड़ा कारण होता भी है। और इस घटना में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पहले से अंदेशा था, पुलिस वहाँ तैनात थी, उसके बाद भी घटना होती है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि एडमिनिस्ट्रेशन 100% फेलियर है। 100% और सरकार को इसके लिए कुछ कड़े कदम उठाना पड़ेगा। अनिल मोर हमारे संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पे हैं। अनिल, राजनाथ सिंह में और खट्टर साहब में जो बातचीत हुई है फोन पर, वो क्या बातचीत हुई, कुछ जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, देखिए, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से फोन पर बातचीत की है, और फोन पर जो ये पूरा का पूरा पृथला में जो पूरा का पूरा हादसा हुआ है, जो दलित परिवार को जलाया गया है, जिसमें 2 लोगों की मौतें हो चुकी है, इसी को लेकर कहीं ना कहीं गृह मंत्री की तरफ से चिंता व्यक्त की गई। और साफ तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को गृह मंत्री की तरफ से कह दिया गया कि इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि काफी गंभीर मामला है। दिल्ली से ज्यादा दूर भी नहीं है, दिल्ली से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी के अंदर अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो कहीं ना कहीं एक चिंता का सवाल उठता है, क्योंकि लगातार कई दलित संगठन ऐसे होते हैं जो लगातार आवाज उठाते हैं। और अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में अगर जो पिछली सरकार रही थी, हुड्डा सरकार थी, उस वक्त भी कई ऐसे हादसे हुए थे। मिर्चपुर कांड हुआ था, जिसने कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर एक हरियाणा सरकार की बदनामी की थी। और जो ये पूरा का पूरा हादसा हुआ, इसी को लेकर हालांकि हरियाणा सरकार भी अलर्ट है। हालांकि मुख्यमंत्री ने यही कहा कि जो हरियाणा सरकार है, जो हरियाणा पुलिस है, बिल्कुल कड़ाई से इसका पालन करे। और हरियाणा सरकार पुलिस की तरफ से 3 जो आरोपी उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन यहाँ पर दिया गया है कि जो इस तरह की घटनाएं हुई है, इस तरह की घटना की कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ी बात है कि गृह मंत्रालय ने सीएम से इस बारे में जानकारी ली। सीएम ने और क्या कहा, ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए क्या प्लानिंग होगी? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पुलिस को अपॉइंट किया गया था, क्योंकि 1 घंटे से 1 साल से ये रंजिश चल रही थी। ऐसे में पुलिस वालों के खिलाफ, जिनको वहाँ ड्यूटी थी, उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा, कोई जांच होगी?
देखिए, बिल्कुल जो मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुख्यमंत्री ने भी इस घटना पर, पूरी की पूरी घटना पर यहाँ पर दुख जताया। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से जो मुआवजे की यहाँ पर अनाउंसमेंट भी की गई है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हरियाणा पुलिस है, उस पुलिस की पूरी कार्रवाई पर कई तरह के सवाल या निशान लगाते हैं, क्योंकि जो पूरा का पूरा हादसा हुआ है, जो दो समुदायों के बीच जो ये रंजिश थी, 1 साल पुरानी ये रंजिश थी, और जो पीड़ित परिवार था, पीड़ित परिवार को कहीं ना कहीं अदालत के निर्देशों पर सुरक्षा भी मुहैया करवाई गई थी। लेकिन पुलिस सुरक्षा मुहैया होने के बावजूद इस तरह की बड़ी घटना होती है। सुबह के वक्त पूरे के पूरे परिवार को, पूरे के पूरे घर में आग लगा दी जाती है। कहीं ना कहीं जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है, उस पर यहाँ पर कई तरह के सवाल या निशान खड़े होते हैं। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसका आश्वासन जो है वो सीएम ने दिया है गृह मंत्री को भी। तो एक तरफ सूबे में 4 लोगों को आग के हवाले कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ सीएम साहब ने आज रिपोर्ट कार्ड पेश की है। 1 साल हाल और सवाल। तो 1 साल में सरकार ने क्या क्या कामयाबी हासिल की, 1 साल में सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाए, 1 साल में सरकार ने किन किन योजनाओं को जमीन पर उतारा, 1 साल में सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, और आने वाले वक्त में सरकार का विजन क्या है, इन सब बातों को समावेश करते हुए, इन सब बातों को रखते हुए सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तमाम तरह की जानकारियां दी हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो कहा है वही किया है, जो कहा है वही कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को दूर करने की अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, दृढ़ निश्चयी होने का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि अब तक जितनी नौकरियां लगी हैं उसमें किसी तरह की शिकायत नहीं आई है, और आगे भी भाई भतीजावाद जो है वो नहीं होने दिया जाएगा। प्रदीप नरूला जी हैं हमारे साथ स्टूडियो में। प्रदीप जी, सीएम साहब ने आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार की जो उपलब्धियां गिनाई, इनसे आप संतुष्ट हैं इन उपलब्धियों से, और आपको लगता है कि जो बातें कही गई वो बातें जमीन पर भी उतरी हैं? गौरव, मुझे नहीं लगता कि सीएम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक डिप्लोमेटिक सा चीज़ सामने रखी है। उन्होंने कहा कि आप जैसे बता रहे हैं कि नौकरियां दी गई, उनमें कहीं भी शिकायत नहीं। उन्होंने ये नहीं बताया कि इस साल में नौकरियां दी कितनी गई, नंबर 1। नंबर 2, मुझे नहीं लगता कि पूरे साल में सरकार के पास कुछ बताने के लिए है, सिवाय एक मुआवजे जो सरकार का शुरू का पीरियड था, मुआवजे बांटने की, कि बहुत जल्दी से किसानों को मुआवजा दिया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो कदम सरकार का उपलब्धि गिनवाने के लिए है। उसके बाद से सरकार पूरे साल भर किन्हीं न किन्हीं सवालों के घेरे में अटकी रही। मैं मानता हूं कि सीएम साहब एक स्वच्छ छवि के आदमी हैं, और उनकी मंशा भी है, उनकी इच्छा भी है कि भ्रष्टाचार को दूर किया जाए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कितना काम हुआ मैं उससे कहीं भी संतुष्ट नहीं हूँ। या नंबर संतुष्टि जो है उसको लेकर कई लोगों में नहीं है, और उसको लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। एक बयान सुनवाते हैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल कर कि क्या प्रमुख बातें जो हैं वो इस दौरान उन्होंने कही। हमने तय किया कि हम पारदर्शी सरकार चलाएंगे। किसी प्रकार के भाई भतीजावाद से ग्रस्त होकर के फेवरेटिज्म के आधार पर जो व्यवस्थाएं आगे बढ़ती थी उससे हम बचेंगे। कथनी करने में कोई अंतर न पहले रहा है न आगे रहेगा। जो हम कह रहे हैं वही कर रहे हैं, और जो किया है उसी को आपके सामने हम लोग बताएंगे। हमने अपने यहाँ एक पारदर्शी संवेदनशील सरकार, भ्रष्टाचार रहित सरकार, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हुए किसानों की भलाई के लिए पिछड़े वर्ग को आगे उत्थान करते हुए लोगों को सस्ती और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हुए प्रदेश का एक समान विकास, सभी जिलों में सभी क्षेत्रों में एक समान विकास हो, उद्योगों का विकास हो,
युवकों को रोजगार मिले, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे, शिक्षा सुविधा सबको मिले, ऐसी हमारी ये प्राथमिकता रही है। सरकार की उपलब्धियां गिनाते नजर आए खट्टर साहब। नरूला जी एक बात बताइए कि उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रम घाटे में थे और उनमें से कई उपक्रमों को उन्होंने घाटा से दूर किया है। आप इससे सहमत हैं और क्या ये कोई उपलब्धि है या सरकार की जिम्मेदारी है? नाम लेते कि किस किस उपक्रम को उन्होंने घाटे से दूर किया है। अभी निगम है, बिजली निगम है, ये भी सरकार का उपकरण है और वो खुद कह रहे हैं कि इतना घाटे में चल रहा है, जिसके बाद उन्होंने बिजली के टैरिफ रेट रिवाइज किए। टैरिफ रिवाइज किया, रेट तो रिवाइज नहीं किए और एफएसए बढ़ाया, जिस पर कितना विवाद हुआ, सरकार को बैक रोल भी करना पड़ा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर कोई ऐसा उपकरण था सीएम साहब के पास तो उनको बताना चाहिए था कि किस उपकरण में उन्होंने घाटे से उबारा है, किस उपकरण को वो इस लेवल पे लाए हैं। उन्होंने कहा कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए जो है उन्होंने कदम उठाए हैं, तो कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए कदम जो उठाए हैं उसका असर तो नजर नहीं आता है, क्योंकि क्राइम का ग्राफ तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सीएम साहब कह रहे हैं तो उन्होंने उठाए होंगे इसके, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कदम नहीं उठाए होंगे, लेकिन उसका जमीनी असर कहीं नहीं दिखाई दे रहा। कहीं कानून व्यवस्था में कहीं भी सुधार की नजर नहीं आ रहा। एक बड़ी घटना आज ही हो गई, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के से पहले ही हो गई कि पुलिस प्रोटेक्शन में भी सुरक्षित नहीं रहा वो परिवार के हवाले कर दिया हाँ गया। वो परिवार सुरक्षित नहीं रहा तो कहाँ कानून व्यवस्था। इसका मतलब कहीं महिला ना कहीं थानों को लेकर वो पीठ थपथपा रहे हैं अपनी। ठीक है, महिला थाने खोले गए हैं, लेकिन अभी महिला थानों की उपलब्धि सामने नहीं आई है। अभी ऐसे कोई रिजल्ट सामने नहीं आए हैं। अभी जो चीज खुली है उसके रिजल्ट आए ही नहीं है, तो पीठ थपथपाना की तो मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता भी नहीं थी। और जहां तक पूरे साल का वक्फा है, मैं अभी सीएम साहब की सारी बातें सुन रहा था कि हमने कथनी करनी में कोई फर्क नहीं छोड़ेंगे, हम ये करेंगे। आज एक साल बाद भी वो उसी मोड में है कि ये करेंगे, चुनाव वाले मूड में है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अभी भी ये नहीं बता रहे कि हमने किया क्या क्या है। अच्छा, उन्होंने एक बात कही कि हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। इसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, क्या ये अच्छा नहीं होगा, सटीक नहीं होगा कि उन्होंने जिस बात को मेंशन किया था कि बुढ़ापा पेंशन 2000 कर देंगे, वृद्धा पेंशन 2000 कर देंगे, विधवा पेंशन कर देंगे, विकलांग पेंशन कर देंगे, उसको सिर्फ 200 रुपए उन्होंने बढ़ाए। क्या ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उनकी कथनी और करनी को एक कहने वाली मंशा पे नहीं उठता है? नहीं गौरव, खाली पेंशन नहीं, बहुत सारे वादे ऐसे थे। पेंशन, शिक्षकों का मसला जिसके बाद बहुत लंबा चौड़ा आंदोलन चला, पहली कलम से पक्का कर देंगे। पेंशन तो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। इट मे बी कि क्योंकि हेडेड सीएम है, उनको पता है कि प्रदेश की फाइनेंशियल हालत क्या है। वो उन्होंने उसका एक नया रूट निकाला कि 200 करके 5 साल में कर देंगे, वो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे बहुत सारे वादे थे जिसमें अप्रोक्ष रूप से और परोक्ष रूप से सीधा जो आम पब्लिक को असर होना चाहिए था, वो उस पे काम होता कहीं नहीं दिखाई दे रहा। अभी भी आज भी वो कह रहे हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था पे सुधारेंगे, हेल्थ व्यवस्था को सुधारेंगे, लेकिन एक साल में कुछ भी उनके पास शायद ये बताने को नहीं था कि ये हमने सुधार दिया है। पवन, आपको रोक रहा हूँ, पवन सैनी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। पवन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब। पवन जी, एक बात बताइए कि आज भी एक ऐसे मोड में नजर आ रहे हैं सीएम या पूरी की पूरी बीजेपी, जो लगता है इलेक्शन में अभी आप जाने वाले हैं, इलेक्शन लड़ने वाले, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, और इस तरह से उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। एक साल में जो उपलब्धियां थी उनको तो आपने सिर्फ बातों के जरिए, आंकड़े तो नजर नहीं आए कहीं भी। देखिए, हर क्षेत्र के अंदर, मैं अभी सुन रहा था, हॉस्पिटलों की बात सुन रहा था जी भाई। 1986 में हरियाणा बना था, 1986 के बाद हरियाणा के हॉस्पिटलों की कैसी बदतर हालत थी। अभी पिछले दिनों लगभग 350 सभी डॉक्टर्स को हमने सभी हॉस्पिटलों के अंदर तैनात करवाया है। ठीक है। और अभी कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं बचेगा जिसमें डॉक्टर्स नहीं है। अभी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री सैनी साहब, आपने स्वास्थ्य विभाग का जिक्र किया, एक आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा, आपने स्वास्थ्य विभाग का जिक्र किया है तो मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूँ। रोहतक में सड़क पर डिलीवरी के पेन से एक महिला 1 घंटे तक कराती रहती है, फोन करने के बावजूद
स्वास्थ्य विभाग से कोई नहीं पहुंचता है। आपके ही इस कार्यकाल में, आपके ही सूबे में मोबाइल के टॉर्च के रोशनी में महिला की डिलीवरी कराई जाती है। आपके ही राज्य में अस्पताल के बाहर महिला की डिलीवरी होती है ऑटो में। आपके ही राज्य में आज ही एक मामला आया है, कैथल में 6 दिनों तक इलाज होता रहा बिना जांच के, और उसके बाद उसको रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया, उसकी मौत हो गई। ऐसे स्वास्थ्य विभाग है और ऐसी हालात में आप कैसे दावा कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करने के लिए आपने काम किया? ये सिर्फ वानगी थी। अब ये देखिए, ये बदतर हाल पिछली सरकारों की हुई है। हरियाणा नंबर 1, हरियाणा नंबर 1 कह करके पिछली मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की ऐसी बदतर हाल की है। लेकिन देखिए, डॉक्टर्स के बगैर हॉस्पिटल खाली थे, टीचर्स के बगैर स्कूल खाली थे। अब इसकी व्यवस्था, अभी जहाँ डॉक्टर्स ने लगभग 350 डॉक्टर्स को अभी लगाया है हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने। लेकिन ये जो इसकी हर चीज के पीछे ना उसके तह तक जाना चाहिए हमें। जो डिलीवरी गाड़ी में जो हुई है, अब ये तो देखना पड़ेगा भी डिलीवरी आगे जो जिस महिला की, जिस बहन की हमारी डिलीवरी होने की, वो समय पर हॉस्पिटल में नहीं पहुंची। अगर थोड़ी देर पहले पहुंच जाती तो हॉस्पिटल में डिलीवरी होती। पवन जी, 1 घंटे तक रोहतक जैसे शहर में कोई कराता रहे सड़क पर और कोई पहुंचे ना, ये अपने आप में शर्मनाक और प्रशासनिक चूक है। एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त है, आप हमारे साथ फोन लाइन पे बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस लौटेंगे और ये जो रिपोर्ट कार्ड आज सीएम ने पेश किया है उसको जरा और करीब से देखने और समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। एक प्रश्न गौरव, सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं? बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ, खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी, कभी भी। क्रिटिकल सिचुएशन में गिरीश मेदांता अस्पताल में एडमिट है। किडनी के लिए बोल दिया ना, वो किडनी खत्म है दोनों बच्चे की। गिरीश को जरूरत है आपकी दुआओं, आपके प्यार और आर्थिक मदद की। इसका खर्चा कम से कम 8-10 लाख रुपए बताया है, इसलिए मैं चाहती हूँ पब्लिक मेरा सहयोग दें और मेरे बच्चे के इलाज में मेरी मदद करें। गिरीश नहीं होते। हरियाणा न्यूज की मुहिम गिरीश को बचाना है। आप भी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक साल हाल और सवाल कई हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने कई उपलब्धियां गिनाई हैं। प्रदीप नरूला जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। प्रदीप जी एक बार बताइए कि ये जो अभी सैनी साहब गिनवा रहे थे पवन जी, इससे आप कितने सहमत हैं? बिल्कुल नहीं, सैनी साहब वैसे तो ज्यादा नहीं बोल पाए। 350 डॉक्टरों की बात कर रहे हैं पूरे स्टेट में। सैनी साहब बार बार कह रहे हैं कि पिछली व्यवस्था खराब थी, तो मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि पिछली व्यवस्था खराब थी तभी आगे आपको मौका मिला। अगर पहले व्यवस्था ठीक होती तो आपको किसने मौका देना था? और आपने मौका दिया। 20% टाइम निकल चुका है, 1 साल का टाइम निकल चुका है। आप 20% का काम तो गिनवा दीजिए, जबकि पहला 20% बहुत तेजी का होता है। सरकारें आती हैं, आते ही कुछ फैसले ऐसे करती हैं जो शायद सुकून देने वाले होते हैं पब्लिक को। मैं अभी सीएम साहब की वो हाइलाइट्स देख रहा था, तो उन्होंने एक कमेंट किया है कि सेवा लेनी है तो शुल्क देना पड़ेगा, लेकिन देना पड़ेगा और देना चाहिए। लोग ईमानदारी से शुल्क दे भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ सेवा जो लोग शुल्क नहीं दे रहे हैं उनकी बदौलत जो लोग शुल्क दे रहे हैं वो ज्यादा क्यों दें? कल भी हाईकोर्ट ने कमेंट कर दिया सरकार पे कि सरकार बिजली के बिलों में अनाप शनाप जो बढ़ोतरी कर रही है अपनी बकाया क्यों नहीं वसूलती, उसका दंड और लोगों पर क्यों डाला जा रहा है। ठीक है, पवन जी जवाब देंगे। उसके बाद हमारे साथ जगबीर मलक जी कांग्रेस से हैं और परमिंदर जी इनेलो से हैं, लेकिन उससे पहले सैनी साहब आप जवाब देंगे इसका? सैनी साहब आवाज मिल रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया। जगबीर जी स्वागत है आपका। ये जो रिपोर्ट कार्ड आया इसको आप और आपकी पार्टी कैसे देखते हैं? सेटिस्फाइड हैं? 20% जो है टाइम गुजर गया, 1 साल गुजर गया, 1 साल में सेटिस्फैक्टरी काम किया खट्टर सरकार ने? 1 साल में जो खट्टर सरकार ने काम किया है जी, उसमें कोई वर्ग भी खुश नहीं है। हर वर्ग प्रताड़ित है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो। किसी का काम कोई भी संतुष्ट नहीं है इस सरकार से। और कानून व्यवस्था इतनी खराब है। लेकिन उन्होंने गिनवाई तो इतनी सारी उपलब्धियां कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, इतनी सारी चीजें उन्होंने गिनवा दी। कई हवा में कर रहे हैं। जितने कांग्रेस ने काम किए थे उनको उद्घाटन तो किए, बाकी नया काम कोई नहीं किया। कोई ये बता रहे इन्होंने कहीं एक स्कूल का कमरा, आंगनबाड़ी का कमरा बना के उसका अपने रास्ते में शुरू किया। और अच्छा, एक बात खट्टर साहब ने कही कि उनको जो विरासत में चीजें मिली है उस पर जाने की जरूरत नहीं है, उस पर बोलेंगे तो बहुत सारा विवाद हो जाएगा। ऐसा क्या करके आपने विरासत में सौंपा था सर? ऐसा विरासत में 10 साल तक कांग्रेस ने राज किया, क्या क्या काम नहीं हुआ। जनता खुश थी, जनता खुशहाल थी। तो ये खुशहाली जो जनता खुशहाल होती तो आप दुखी नहीं होते ना इलेक्शन हरियाणा के बाद बदहाली कर दी। जगबीर जी जनता खुशहाल होती तो आप दुखी नहीं हो जाते इलेक्शन के रिजल्ट्स देखकर। प्रदीप नरूला जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। प्रदीप जी। मलिक साहब, हाँ जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर सब कुछ ठीक था तो 1 साल में क्या बिगड़ गया जिसे आप व्यवस्था को खराब बता रहे हैं? 1 साल में इस सरकार ने कौन सी व्यवस्था खराब कर दी जो आपकी वाली ठीक थी? कानून व्यवस्था का हालत देखिए। आज भी फरीदाबाद में क्या हाल हुआ है। उत्तरी भारत में महिलाओं के साथ जिस ढंग से जितने अपराध हुए हैं, समय की चीजें याद कर लीजिए ना, बहुत सारी चीजें हैं। आपको मिर्चपुर कांड याद नहीं है? आप देखिए 350 ग्राम सामूहिक बलात्कार हरियाणा में, जबकि कश्मीर में जगबीर जी सिर्फ दोषारोपण से सियासत अगर हो जाती और लोगों की समस्याएं सॉल्व हो जाती तब तो कोई बात ही नहीं थी, तब तो पूरा देश सुधर गया होता। आप हमारे साथ रहिए। परमिंदर जी इनेलो से हैं। परमिंदर जी स्वागत है आपका। ये जो चल रहा है, बीजेपी कह रही है कि हमें विरासत में खराब व्यवस्था मिली, कांग्रेस कह रही है कि नहीं भैया हमारा तो वक्त बहुत अच्छा था, बीजेपी का 1 साल खराब हो गया। आप क्या एक पार्टी होने के नाते और विपक्षी दल होने के नाते कैसे देखते हैं इस 1 साल को और आज के रिपोर्ट कार्ड को? परमिंदर जी आवाज मिल रही है आपको? जी बोलिए सर। हाँ, आज जो रिपोर्ट कार्ड आया मुख्यमंत्री जी का, हम इंतजार कर रहे थे, देखते हैं क्या रिपोर्ट कार्ड है। हमें उम्मीद थी कि जो इन्होंने घोषणाएं की थी अपने घोषणा पत्र में, प्रदेश की भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, उसका जिक्र नहीं। हमें उम्मीद थी कि लोगों को किस प्रकार से ई गवर्नेंस देंगे उसका एक वो अपनी व्याख्या देंगे, वो नहीं। इन्होंने सीएम विंडो की बड़ी तारीफ की, लेकिन सीएम विंडो का जो बुरा हाल है आज प्रांत के अंदर आप जाके देख सकते हैं।
बुढ़ापा पेंशन इन्होंने 1400 रुपए से अब 1400 करने की बात की। आज बुढ़ापे का इतना अपमान हरियाणा में हो रहा है कि उसका आप हिसाब किताब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब क्योंकि सीएम ने खुद ये रिपोर्ट कार्ड पेश किया और बहुत सारी बातें रखी, लेकिन उस रिपोर्ट कार्ड को देखने सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अब भी कई तरह के मैनिफेस्टो के मोड में है। जैसे चुनाव से पहले लोगों को रिझाने की कोशिश होती है, वैसे ही ये करेंगे वो करेंगे कह रहे हैं, और बातें सिर्फ थी, आंकड़ों की कमी नजर आई इस रिपोर्ट कार्ड में। हालांकि आप ज्यादा बेहतर जज करेंगे इसको, रिपोर्ट कार्ड को आप भी देखिए और समझिए कि 1 साल में जो कार्यकाल रहा, क्या वो कांग्रेस के हिसाब से जो बात है वो सही है, या फिर बीजेपी जो दावा कर रही है कि उन्होंने काम किया वो सही है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।